Hello everyone. So welcome back to the channel. In this video we are going to complete our chapter number 2 of class 8th, which is microorganisms, friend and foe. So we have to continue from here, harmful microorganisms. So let's start. जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हार्मफुल होते हैं इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिसीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में करते हैं और एनिमल्स में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पैथोजेंस। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? फूड को जो है स्पॉइल करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल करते हैं और क्लोथ को स्पॉइल करते हैं, लेदर को स्पॉइल करते हैं। तो चलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन के बारे में पहले पढ़ते हैं हम। तो पैथोजन क्या करता है? हमारी बॉडी में एंटर करता है एयर के द्वारा, जो कि हम सांस लेते हैं। पानी पीते हैं तो वो अंदर आ सकता है, और जो हम खाना खाते हैं, और वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। अगर हमने किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लिया है, उससे हाथ मिला लिया है, गले मिल लिया है, तो क्या होता है? उसके अंदर जो पैथोजन होता है वो हमारी बॉडी में भी आ जाता है। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो जो माइक्रोबियल डिसीजेज किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और फूड के द्वारा, तो क्या होता है? ऐसे डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज़। ठीक है, कि अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसकी वजह से किसी हेल्दी पर्सन को जो है डिसीज़ हो गया है, तो ये जो डिसीज़ जो हुआ है ना, हम कहेंगे कि उसको कम्युनिकेबल डिसीज़ हुआ है, क्योंकि वो टच से हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हुआ है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब के सब टच करने से हो जाते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड स्नीजेज, देखिए, जब कोई भी शख्स जो है, कोई भी इंसान अगर सफ़र कर रहा होता है, अगर उसको कोल्ड हो रहा होता है, ठीक है, तो वो छींकता है, तो क्या होता है? कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मॉइस्चर जो कैरी करते हैं। तो मतलब क्या होता है? बहुत सारे जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो बहुत सारे वायरस कंटेन करते हैं अपने अंदर, और फिर वो क्या करते हैं? एयर में सबके सब फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। और फिर जब सबके सब एयर में पहुंच गए, तो अगर कोई हेल्दी पर्सन भी ब्रीथ करेगा तो क्या होगा? उसको भी वो डिसीज़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोझो क्या पूछ रहा है। यहाँ पर बोझो पूछ रहा है कि देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो हमें कैसे इस कम्युनिकेबल डिसीजेज़ को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो यहाँ पर पहेली इसका जवाब देती है कि हमें जो है अपने पास हैंडकरचीफ, यानी कि जो रुमाल होता है वो रखना पड़ता है। अपनी नोज़ को और माउथ को कवर कर लेते हैं, ताकि जो है जब हम स्नीज़ करें तो जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में ना जाएं और किसी हेल्दी पर्सन को उससे प्रॉब्लम ना हो। नाउ अब देखिए आगे यहाँ पर। ओके, लेट्स सी हियर। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि एज अ कैरियर जो है बिहेव करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने अंदर डिसीज़ को कैरी कर चलते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो है वो एक कैरियर है। हाउस फ्लाई यानी कि जो हमारे घर में जो मक्खी है वो भी एक कैरियर है। वो क्या करती है? उड़ती है और बैठ जाती है गार्बेज वगैरह पर, जो गंदगी होती है, कूड़ा वगैरह, वहाँ पर बैठ जाती है। एनिमल का जो एक्सक्रीटा, उनका वेस्ट होता है, वहाँ पर बैठ जाती है। तो क्या करते हैं? पैथोजेंस जो हैं वो सारे के सारे स्टिक हो जाते हैं, उसके अंदर चिपक जाते हैं उसकी बॉडी में। तो क्या करता है? फिर वो फ्लाई करती है और हमारे अनकवर्ड फूड पर बैठती है। तो क्या करता है? तो वो अपने जो पैथोजेंस जो अपनी बॉडी पर स्टिक करके लाई है, वो जो है हमारे फूड्स में और हमारी बहुत सी चीज़ों में, या हमारे हाथ पर वो जो है
अपना डिसीज़ ट्रांसमिट कर देती है, पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हमने खाना वगैरह खुला छोड़ दिया तो मक्खी वगैरह उस पर बैठेगी, फिर क्या होगा, तो जो भी उस कंटैमिनेटेड फूड, क्योंकि अब खाना ख़राब हो गया है, तो कंटैमिनेटेड फूड को जो भी खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए जो है एडवाइस किया जाता है हमेशा कि हमें कभी भी अपने फूड को अनकवर नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने फूड को जो है कवर करके रखना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज़ कीप फूड कवर्ड। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और जो है जो अनकवर्ड फूड है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम उसको ना खाएं। अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल क्या है कैरियर की, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। एनोफिलिस मॉस्क्यूटो भी एक कैरियर है। वो किस चीज़, वो कौन सा डिजीज़ कैरी करती है, वो कैरी करती है एक पैरासाइट ऑफ मलेरिया को, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम है, ठीक है। पैरासाइट ऑफ मलेरिया क्या है यहाँ पर, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। एनोफिलिस मॉस्क्यूटो जो है वो कैरी करती है मलेरिया के पैरासाइट को, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो क्या करती है फीमेल एडीज़, और जो है फीमेल एडीज़ मॉस्क्यूटो जो होती है वो भी एक कैरियर है। वो किसकी है, डेंगू वायरस की, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम जो है ये मलेरिया के स्प्रेड को और डेंगू के स्प्रेड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या है, ये है फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, ठीक है। अब यहाँ पर पहेली पूछती है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, यानी कि हमें जो है अपने आसपास वाटर को कलेक्ट करके क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने आसपास वाटर को कलेक्ट कर नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारे मॉस्किटोज जो होते हैं वो वाटर से ही ब्रीड करते हैं। तो वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसीलिए हमें जो है पानी को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए, कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, ठीक है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्क्यूटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो क्या होता है, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि वो लोग अपना नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर ब्रीड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में अगर हम पानी वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं तो मस्क्यूटोज़ वहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। इसलिए हमें जो है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए ताकि मस्क्यूटोज़ ब्रीडिंग और ना कर पाएँ, वरना ज़्यादा से ज़्यादा मस्क्यूटोज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होंगी। अब यहाँ पर एक जो है लिस्ट बनाई गई है ताकि हम मलेरिया के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकें, जैसे कि ये है। इसमें क्या है, ह्यूमन डिजीज़ देखिए, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया से होती है और किससे होती है, एयर से, ठीक है। और मीसल्स किससे होता है, वायरस से, एयर से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, एयर से भी हो सकता है, और कांटेक्ट से, किसी की डायरेक्ट कांटेक्ट, किसी के टच वगैरह से भी हो सकता है। पोलियो जो है वायरस से होता है, एयर और वाटर दोनों से फैलता है, ठीक है। लेकिन इनका प्रिवेंशन जो है वो एक ही है। क्या है इनका प्रिवेंशन, कि हमें जो है पेशेंट को जो है आइसोलेशन में रखना चाहिए, यानी कि उसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए ताकि उसको ताकि कोई भी उसको टच वगैरह ना करे, ठीक है। और उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं पेशेंट की, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और उसको वैक्सीनेशन देते रहना चाहिए एट द सूटेबल एज, ओके। अब क्या है, अब है यहाँ पर कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है और वाटर और फूड से। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है और ये होता है वाटर से, ठीक है। और इसका जो प्रिवेंशन है वो ये है कि मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना होगा, सैनिटरी हैबिट्स करनी होंगी, और कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें जो है बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना होगा, अच्छे से पका हुआ खाना लेना होगा, और क्या करना होगा, वैक्सीनेशन वगैरह लेनी होगी, ओके। अब हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, वाटर से होता है। इसका क्या है, हमें जो है बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सोचा होगा कि जो है बॉइल्ड वाटर पीने के लिए ही हमेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब हम पानी गर्म करते हैं ना तो वो सब के सब मर जाते हैं। इसीलिए वाटर जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, एकदम प्योर और अच्छा हो जाता है, जिसको हम आसानी पी सकते हैं, और जो है जिससे हमें कोई भी डिसीज़ नहीं होगी। इसलिए जो है हमें हमेशा वाटर को बॉईल कर पीना चाहिए। इसलिए फिल्ट्रेशंस वगैरह चलते हैं ताकि जो है कोई भी पैथोजन हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि डिसीज़ कॉज करने वाला है ह्यूमन को, वो जो है उसको फ़िल्टर कर दें और हमें जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी मिले। इसके अलावा मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है और ये मस्क्यूटोज़ के द्वारा फैलता है,
ठीक है। और इसका प्रिवेंशन क्या है कि हमें जो है मस्कीटो नेट यूज़ करना चाहिए। मस्कीटो नेट जिसको हम लोग हिंदी में मच्छरदानी बोलते हैं, ठीक है, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। और क्या है, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, हमें इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करने चाहिए ताकि जो है मच्छर वगैरह जो हों घर में वो मर जाएं। जैसे कि ऑल आउट वगैरह जो यूज़ करते हैं, ये भी एक तरीके का इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। और जो है ताकि हम उसकी ब्रीडिंग को, उसके बढ़ने को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और हमें वाटर को कलेक्ट कर नहीं रखना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर जितना ज़्यादा वाटर हम अपने अराउंड सराउंडिंग्स में कलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा मस्कीटोज़ जो हैं वो पैदा होते जाएंगे। ओके, सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। तो ये क्या है, वो ट्रांसमिशंस हैं, कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशंस हैं, इसमें जनरल मेथड्स बताए गए हैं प्रिवेंशंस के, ठीक है। अब आता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से करते हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस में या प्लांट्स में ही डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं, वो एनिमल्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, जैसे कि एंथ्रेक्स जो है वो एक डेंजरस है ह्यूमन के लिए और कैटल डिसीज़ है एक, ठीक है। वो कौन कॉज करता है? बैक्टीरियम कॉज करता है, यानी कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। नाउ अब हम प्लांट्स का पढ़ेंगे, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज़ इन प्लांट्स लाइक वीट में करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिसीज़ कॉज करते हैं वीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और भी बहुत सारे हैं। डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड्स ऑफ क्रॉप, जो डिसीज़ होता है ना वो क्रॉप्स की जो अच्छी फसल होती है ना उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे कि टेबल 2.2 में हमने जो है ये कौन सी टेबल थी, दिस इज़ टेबल 2.1। टेबल 2.2 अब हम देखेंगे, ये रही। इसमें क्या बताया गया है, हमें प्लांट्स के बारे में बताया गया है कि जो प्लांट्स में डिसीज़ होती हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट डिसीज जैसे कि सिट्रस कैंकर, ठीक है, वो बैक्टीरिया कॉज करता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। रस्ट ऑफ वीट, वीट में रस्ट हो जाना वो फंगी के द्वारा होता है और क्या है? एयर और सीड से भी हो सकता है। फिर क्या है? येलो वेन ऑफ मोसैक ऑफ भिंडी, जो ओकरा होता है वो वायरस से कॉज होता है और इंसेक्ट से कॉज होता है। चलो अब ये यहाँ पर देखिए, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, और इन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स जो कि माइक्रोब्स को किल कर देती हैं। ओके, फूड पॉइजनिंग, खाने का ख़राब हो जाना। फूड पॉइजनिंग, भोजो जो है अपने फ्रेंड के घर इनवाइट हुआ था एक पार्टी में, तो उसने वहाँ पर बहुत तरीके के फूड खाए। जब वो घर पे पहुँचा तो उसने वॉमिट ही करना शुरू कर दी। तो फिर उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाया गया और फिर डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि इसका क्या हुआ है? इसकी फूड पॉइजनिंग हुई है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, यानी कि फूड पॉइजनिंग यानी कि फूड का ख़राब हो जाना। अब पहेली पूछती है कि खाना कैसे ख़राब हो गया, कैसे वो पॉइजन हो गया, ये समझ नहीं आया। तो अब चलिए ये देखते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? जब हम कंज्यूम कर लेते हैं कोई ऐसा फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो फूड के अंदर अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं और वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं? फूड को पॉइजनस बना देते हैं और फूड को पॉइजनस बना देते हैं क्योंकि टॉक्सिक है, हमारे लिए जो है नुकसानदेह हैं। तो अगर हम इनको खाएंगे तो बीमार पड़ जाते हैं और फिर डेथ तक भी हो सकती है। मतलब अगर ज़्यादा खाना हम ख़राब खा लेते हैं तो वहाँ वो डेथ तक प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हमें फूड को प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रिजर्व यानी कि उसको बचाना पड़ेगा। अब कैसे बचाएंगे? तो चलिए देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन, कैसे हम फूड्स को बचाएंगे कि वो ख़राब ना हो। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि मेथड्स
जो होते हैं प्रिजर्व करने के फूड को और स्टोर करने के, जो हम ग्रेन्स को वहाँ पर स्टोर कर रहे थे। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड, अब हम कुकड फूड जो खाना पका हुआ खाना है हमारे घर पर, उसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस अटैक्ड बाय फंगस। तो जैसा कि आप लोगों ने अपने घर पर नोटिस करा होगा, जो ब्रेड होता है वो मॉइस्ट कंडीशंस में अगर रहता है तो वो ख़राब होने लगता है। हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मॉइस्चर कंटेन करता है, अगर वो हमारे एनवायरनमेंट में रहता है ब्रेड तो जो है वो ख़राब होने लगता है। क्यों ख़राब हो जाता है, उस पर फंगस आ जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को पूरी तरह स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल फूड जो है वो बैड स्मेल आती है उसके अंदर, उसका बैड टेस्ट होता है और वो कलर को भी चेंज कर देता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का पार्ट आ जाता है, तो हम जिससे हम पता लगा लेते हैं कि अच्छा ब्रेड जो है वो ख़राब हो गया है। उसके अंदर से स्मेल भी आने लगती है और अगर आपने उसको खाएंगे ना तो उसका टेस्ट भी बहुत गंदा लगेगा। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी हाँ ठीक है, पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज़। पहेली ने जो है मैंगोज ख़रीदे लेकिन उसने कुछ दिनों तक उसको खाया नहीं। फिर उसने बाद में क्या देखा, तो फिर उसने बाद में क्या देखा कि जो उसके मैंगोज़ हैं वो स्पॉइल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं और रोटन। ठीक है, बट शी नोज़ दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वो ये भी जानती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर जो मैंगोज़ को रखती हैं अपने पास, वो भी तो बहुत टाइम तक रखती हैं, उनके तो मैंगोज़ नहीं होते स्पॉइल। शी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ हो गई इसलिए। Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. अब जो है चलिए कुछ कॉमन मेथड्स पढ़ते हैं जिससे जो है फूड को जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि केमिकल मेथड्स हैं। सॉल्ट, एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, क्योंकि ये खाने को प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर हम जो है सॉल्ट और एसिड वगैरह अपने फूड में थोड़ा सा ऐड कर दें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से उसको प्रिवेंट कर देंगे। सोडियम बेंजोएट जो होता है या सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, देयर आर ऑल्सो और वहाँ पर क्या होता है, जैम्स भी और स्क्वैशेस भी जो है यूज़ किए जाते हैं स्पॉइलेज को चेक करने के लिए। अब क्या है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, नमक के द्वारा देखते हैं कि कैसे फूड्स को प्रिजर्व किया जाता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट को फिशेस को ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए जो है कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं हम। मीट और फिश जो है वो कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, हम उनको ड्राई सॉल्ट से कवर्ड कर देते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर सकें। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। ठीक है, सॉल्टिंग जो है किस में यूज़ की जाती है, आंवले को प्रिजर्व करने में भी यूज़ की जाती है, रॉन्ग मैंगोज़ को और टैमरिंड यानी कि जो इमली होती है उसको भी। अब शुगर से कैसे करते हैं, जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस, इनको जो है शुगर से ही प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी शुगर आता है। शुगर जो है इनके अंदर क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ नहीं हो पाती, जो कि वो इसलिए वो जो है फूड को भी स्पॉइल नहीं कर पाते हैं। अब ऑयल और विनेगर में क्या होता है, ऑयल और विनेगर जो है प्रिवेंट करते हैं फूड को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता जहाँ पर ऑयल और विनेगर पाया जाता हो। ठीक है, तो फ्रूट्स, फिश, मीट, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, देखो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारी जो मदर होती हैं वो क्या करती हैं, मिल्क को बॉईल करती हैं और फिर उसके बाद उसको फ़ौरन स्टोर कर देती हैं, क्योंकि देखो बॉइलिंग क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया ना, किल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है ना, तो इसलिए हम जो है जो हमारे यहाँ जो मिल्क आता है उसको हम लोग बॉईल करते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और हम इसलिए अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं, यानी कि या तो लो टेम्परेचर हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, या फिर हाई टेम्परेचर हो तब भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा।
अब देखो यहाँ पर बोझो कि आपको सवाल पूछ रहा है कि वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स आर नॉट स्पॉइल। तो जो मिल्क जो है पैकेट में आता है वो क्यों नहीं ख़राब होता। मेरी मदर ने इसको पेस्चराइज्ड कहा था कि ये जो मिल्क होता है वो पेस्चराइज्ड होता है। और ये पेस्चराइजेशन क्या होता है, तो पेस्चराइज्ड मिल्क जो है वो होता है पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। वो जो है बॉइलिंग वगैरह से नहीं आता, वो जो है ऑलरेडी हार्मफुल माइक्रोब्स से जो है फ्री होता है। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री। मिल्क को हम कितना गर्म करते हैं, वो 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं 15 to 30 सेकेंड्स तक, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फ़ौरन चिल कर देते हैं, फ़ौरन उसको ठंडा होने रख देते हैं। बाय डूइंग इट, इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए ऐसे मिल्क को हम लोग पेस्चराइज्ड मिल्क कहते हैं और इस मेथड को कहते हैं हम पेस्चराइजेशन। और ये सबसे पहले किसने दिया था, ये सबसे पहले दिया था लुइस पेस्चर ने, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्चर, हैंस इट इज़ नोन एज पेस्चराइजेशन। अब स्टोरेज और पैकिंग, स्टोरेज करना और पैक करना। अब क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सील्ड में आते हैं हेयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इसलिए क्योंकि अगर हम उनको पैक कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए पैकिंग जो है वो भी एक तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखेंगे। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। हमने क्लास 6 और 7 में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा बैक्टीरियम राइजोबियम का, एक मतलब राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है एक बैक्टीरियम है राइजोबियम, ठीक है। तो इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये क्या करता है राइजोबियम, ये इन्वॉल्व होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ना लेग्यूमिनस प्लांट्स में, उसमें ये इन्वॉल्व होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइजोबियम। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ द नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि कहाँ पर रहते हैं राइजोबियम, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि बीन्स में, पीज में, विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिससे इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। ये क्या है, नया टर्म, ठीक है। अभी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाता है लाइटनिंग से। ये वाला बात आप लोगों को याद रखनी है कि नाइट्रोजन ऑल्सो फिक्स बाय लाइटनिंग। सम नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू आउट द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, ओके। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तब भी हमें मालूम है कि जो है नाइट्रोजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है। तो ये कैसे होता है, कैसे नाइट्रोजन हमारा कांस्टेंट रह जाता है, तो वैसे इसी साइकिल को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन साइकिल है पूरी। ये देखिए, ये हैं रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये लेग्यूमिनस प्लांट है और इसके रूट्स हैं, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। सबको मालूम होगा, मालूम होना भी चाहिए। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि क्या होता है यहाँ मतलब प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स, मतलब नाइट्रोजन जो है एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि प्रोटीन है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स वगैरह हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है डायरेक्टली नहीं लेते हैं उसको। सर्टेन बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो जो है सॉइल में पहले नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से लेकर, और फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। इसको बहुत ध्यान से सुनना। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या करता है कि जो है सॉइल में नाइट्रोजन को, सॉइल में एटमॉस्फेयर से लेकर नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। नाइट्रोजन उसने एटमॉस्फेयर से ले ली, ठीक है, और फिर उसके अंदर सॉइल को वो फिक्स कर देगा और फिर उसको कन्वर्ट कर देगा कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड। और पता है कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, इसमें बनता है इसमें बनता है नाइट्रोजन जो है हमारी गैस, वो कौन कौन से कंपाउंड्स में जाती है, NH3 में जाती है,
और जिसको अमोनिया कहते हैं, और ये जाती है N2O में जाती है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये NO2 में भी जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये 3 तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं नाइट्रोजन से। कौन कौन से? NH3 अमोनिया, N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन अलगी क्या करती है? नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है और फिर उसको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में तब्दील कर देती है, बदल देती है। तो वंस नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, और ये कौन से कंपाउंड्स हैं? यूजेबल कंपाउंड्स है, तभी तो कर रहे हैं, फालतू का काम नहीं करते। ठीक है, तो कन्वर्ट अगर एक बार ये हो जाते हैं तो क्या करते हैं? ये यूटिलाइज हो जाते हैं बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स फिर इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन को जो है प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? प्लांट्स इसको यूज़ कर लेते हैं अपनी रूट्स के द्वारा। नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। फिर उसके बाद नाइट्रोजन जो है किस में हेल्प करती है? प्लांट जो प्रोटीन बनाता है ना, उसमें हेल्प करती है। और प्लांट कितने कंपाउंड्स बनाता है? उसमें हेल्प करती है। एनिमल की जो फीडिंग होती है ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। एनिमल जो प्लांट्स को फीड करते हैं तो वो भी ये वाले प्रोटीन ले लेते हैं, और जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड जो भी प्लांट बना रहा है नाइट्रोजन को यूज़ कर वो भी एनिमल्स जो है यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में। When plants and animals die, अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं? जो सॉइल में प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होता है वो उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में जो है बदल देते हैं। और क्या करते हैं? ताकि नाइट्रोजनस कंपाउंड फिर से बन गया। पहले हमने N2 को एटमॉस्फेयर से लिया था, तब जाकर नाइट्रोजनस कंपाउंड बना था। अब हमने जो है क्या करा? नाइट्रोजनस वेस्ट से, जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, प्लांट्स और एनिमल्स का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उससे हमने अब नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाया है। फिर क्या होगा? फिर इसको जो है यूज़ कर लिया जाएगा बाय द प्लांट्स अगेन सर्टेन अदर बैक्टीरिया, और फिर वही साइकिल हो जाएगी। फिर जो है प्लांट्स यूज़ करेंगे, अच्छा खाना बनाएंगे नाइट्रोजन रिच। फिर उसके बाद प्लांट्स, अगर एनिमल्स उसको फीड करेंगे तो उनकी बॉडी में भी जाएगा। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम ऑफ नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। हाँ, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन वेस्ट से नाइट्रोजन गैस बनाकर वापस भेज देते हैं थोड़ी सी। ठीक है, एज द रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि कभी तो ज़्यादा हो जाती है, कभी लेस हो जाती है, यानी कि इसका चलता रहता है। कभी वो लोग ज़्यादा नाइट्रोजन गैस दे देते हैं और कभी कभी कम दे देते हैं। तो मोर, लेस और कांस्टेंट वाला सिलसिला नाइट्रोजन गैस का चलता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये बहुत अच्छी सी साइकिल बनाकर आप लोगों को समझाया गया है। चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, हमें जो है पूरी साइकिल पढ़नी है कि नाइट्रोजन कैसे बैलेंस रह रही है। तो देखिए मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, बस एक बार रिवाइज़ करना है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हमारे पास, लाइटनिंग हुई तो क्या हुआ? कंपाउंड्स बन गए नाइट्रोजन के। मैंने बताया था ना, लाइटनिंग होने पे बन जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, उन्होंने जो है बैक्टीरिया को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बना दिया, फिर बन गए कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब क्या हुआ? इनको जो है प्लांट्स ने टेकअप कर लिया। नाइट्रोजन, सारे के सारे नाइट्रोजन कंपाउंड बन गए, किससे? लाइटनिंग से बने हैं और बैक्टीरिया की मदद से बने हैं। ठीक है, अब प्लांट्स ने ले लिया, फिर एनिमल्स ने भी ले लिया। फिर क्या हुआ? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है फ्रॉम एक्सक्रीशन, अब वही एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं मर गए, तो उनका क्या हुआ? जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट आया वो फिर से कंपाउंड में तब्दील हो गया। फिर क्या हुआ? बैक्टीरिया ने थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस वापस कर दी उन्हें, और जिससे कि वो एटमॉस्फेयर में दोबारा पहुंच गई। आया समझ? अब देखिए, अब कीवर्ड्स हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों के टीचर्स करवाएंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करवा दूँगी। ठीक है, समरी वगैरह हम पढ़ लेंगे।
जब हम इसका रिवीजन करेंगे, जब हमारा एक डाउट सेशन आएगा। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग को ये समझ आया है या नहीं आया, ये भी मुझे बताइए। और इसके बाद आप लोगों को पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सब पढ़ लीजिए, सब आप लोगों ने ये पढ़ लिया है। अब आप लोगों की सिर्फ एक रीडिंग बाकी रह गई है। एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लीजिए, पूरा का पूरा चैप्टर रीड कर लीजिए, ताकि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जो समझ नहीं आ रहा, वीडियो को रिवाइंड कर देख लो, फिर क्या होगा। और अगर तब भी वो समझ नहीं आ रहा है तो मुझे डाउट सेशन के लिए बता देना। तो जब मैं डाउट सेशन लूँगी तो मैं आप लोगों के डाउट वो सारे के सारे क्लियर कर दूँगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है चैप्टर से बाहर भी, इससे रिलेटेड कुछ भी समझ ना आया हो कि मुझे इसके बारे में जानना है कि ये कैसे होता है, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना अच्छी बात होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को शौक़ है जानने का तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को वो भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा पूरे चैप्टर की। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।